ये अभी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले और आप विज्ञान में 70 नंबर पाने का सपना देख रहे हैं तो आपको एमसीक्यू के प्रश्न जरूर आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के जो आपको प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर दिला के जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको 70 नंबर मिल सकता है और एमसीक्यू का भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। बशर्ते आपको वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना पड़ेगा, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ विज्ञान के 25 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बायोलॉजी के भी प्रश्न लिया गया है, केमिस्ट्री के भी प्रश्न लिया गया है और फिजिक्स के भी प्रश्न लिया है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, पूरे किताब का यहाँ पे प्रश्न लिया गया। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो एमसीक्यू का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा और आपका ये सही हो जाता है तो आपको विज्ञान में 70 नंबर भी मिल सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लो आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको वक्रता त्रिज्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस दूरी को बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि आपको वक्रता त्रिज्या यानी आर की वैल्यू आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो दर्पण है अवतल है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है तो यह बराबर होता है r/2, यानी जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20/2, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो -10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एक प्रश्न बिल्कुल मैं समझा के आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आपको दूसरा प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोला है कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आपको पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सीधा आभासी छोटा, दूसरा आपको दिया गया है सीधा आभासी बड़ा, तीसरा आपको दिया गया है सीधा वास्तविक बड़ा और आपको चौथा वास्तविक छोटा। तो जिनको ये इसका उत्तर पता है जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आप मुझे पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पता था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 25 प्रश्न कराऊंगा, अगर इसमें से 20 सही कर लेते हैं तो मान के चलिए बहुत बढ़िया आपका प्रिपरेशन है। क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किया गया। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सही ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है और क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आपको याद रखना है। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का क्या होता है, इसका फिगर होता है। यही होता है स्थिति जब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इस प्रकार का हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि सीधा और आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने हम तीसरा प्रश्न लेके आते हैं। तीसरा प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भैया एक उत्तल लेंस की क्षमता आपको दिया गया है 2 डायोप्टर, तो आपको बताना इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है 20 सेंटीमीटर, दूसरा आपको 50 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर और आपको चौथा दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो जिनको आता है सबसे पहले कमेंट करिए। आपको पहचानिए कि 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको क्षमता दिया गया है, यहाँ पे पावर दिया गया है, P बराबर आपको दिया गया है 2 डायोप्टर, दूरी पूछा गया है और आपका फोकस दूरी जो आना चाहिए सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है F बराबर आपका होता है 100 बटा यहाँ पे क्या होता है, P होता है। यदि फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में लाना है तो 100 बटा P भरिएगा। अगर फोकस दूरी को आपको मीटर में लाना है तो 1 बटा यहाँ पे क्या भरिएगा, P भरिएगा। तो यहाँ पे 100 और बटा आपका 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 50 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर आपका प्लस में करेक्ट ऑप्शन होगा। उत्तल जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 3। चलिए आप इसमें आपका चौथा प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। चौथा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है। पहला ऑप्शन आपको कार्निया दिया गया है, दूसरा आपको आइरिस दिया गया है, तीसरा आपको पुतली पर दिया गया है और चौथा आपको रेटिना पर दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो काफी लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि रेटिना पे क्या होता है, आंखों में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने 5 नंबर का ही प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो 5 नंबर का ही प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 5 नंबर का ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। प्रश्न है कि प्रतिरोधकता जिसको विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है इसको हम लोग
रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ओम है, दूसरा आपको ओम मीटर है, तीसरा आपको ओम प्रति मीटर और चौथा आपको वोल्ट दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग बताइए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोध का ओम होता है लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। तो आपको याद रखना है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि 5 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। 30 में से 20 प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं, पहले से आपको पता है या इस वीडियो को देखने के बाद से तैयार कर लेते हैं। तो मान के चलिए विज्ञान में आपको बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। चलिए आपके सामने 6 नंबर का प्रश्न ला रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चूंकि एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल फ्री में आपको क्या करता है, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट और मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हर साल इस चैनल से पढ़ के भी स्टूडेंटों का 95% से ऊपर नंबर आता है। अगर आपका भी सपना है तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेंगे। चलिए आपके सामने आ गया 6 नंबर का प्रश्न। आपके सामने 6 नंबर का भी प्रश्न दिया गया है। 6 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं, मतलब किसके द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया विद्युत जनित्र द्वारा, दूसरा आपको धारा मापी द्वारा, तीसरा आपको दिया गया अमीटर द्वारा और चौथा आपको दिया गया विद्युत मोटर द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा अमीटर हो जाएगा। अमीटर के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा का मापन हम लोग करते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछ रहा है भैया 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 3.6 × 10⁻³ जूल, दूसरा में आपको 4 दिया गया है और यहाँ पे तीसरा में आपको 5 दिया गया है और चौथा में आपको 6 दिया गया, मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल क्या होता है, आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, इसको याद रखना है। चलिए ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि भैया एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया गया है 726 वाट, दूसरा आपको 736 वाट दिया गया है और तीसरा आप देख सकते हैं आपको 746 दिया गया है और चौथा आपको 756 दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको सही आंसर बताते हैं। अपने आप को आप पहचानिए कि 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे 746 वाट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है इसका 3 SI मात्रक होता है। पहला आपका टेस्ला होता है, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तीसरा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 मात्रक मैंने बताया उसको याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि जो विद्युत जनित्र होता है किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जनरेटर होता है, डायनेमो होता है, वो क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया, देख सकते हैं केमिस्ट्री का प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में अधातु है, आपको बताना है इसमें से कौन सा तत्व अधातु है। पहला आपको पोटेशियम दिया गया है, दूसरा आपको फ्लोरीन दिया गया है, तीसरा आपको एल्युमिनियम दिया गया है और चौथा आपको सोडियम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सब धातुएं हैं। जबकि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, वो सब क्या होता है, अधातु होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपसे अधातु पूछा था। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया है। ये 11 प्रश्न समझ में आ गया है। एक बार बताएंगे कि 11 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था। अगर 11 में से आपको लमसम 7 प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाला है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए या सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो हमारे चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में क्या होगा, पीडीएफ नोट मिलेगा। आपके सामने लाते हैं अगला प्रश्न। सामने 12 नंबर का प्रश्न आ गया है। 12 नंबर का प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि भाई शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन आपको 7 दिया गया है, दूसरा आपको 7 से कम दिया गया है, तीसरा में आपको 7 से अधिक दिया गया और चौथा में आपको 0 दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको प्रश्नों का उत्तर पता है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया 7 से कम जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्या होता है, क्षारीय होता है और जो शुद्ध जल होता है उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भैया आपको बताना है कि धोने का जो सोडा होता है, धावन सोडा होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया NaCO3, दूसरा आपको दिया गया Na2CO3 × 10H2O, तीसरा आपको दिया गया COCl2 और चौथा आपको दिया गया NaOH। तो आप लोग जल्दी से बताइए। आप सभी जानते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडा का जो फार्मूला होता है
इंटू CO3 इंटू 10H2O होता है। चलिए अगला आपको दिया गया 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, ये भी पूछा हुआ है भाई प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला आपको दिया गया CH4, दूसरा आपको दिया गया है C3H8, तीसरा आपको दिया गया है C4H5 और चौथा आपको दिया है C2H6। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रोपेन होता है वो एल्केन समूह का होता है और एल्केन समूह का जो सामान्य सूत्र आपका होता है वो होता है CnH2n और प्लस क्या होता है 2 होता है। अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या किया जाए 3 भरा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 दो 8 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, आप इस फार्मूले में रख के चेक कर सकते हैं। तो आपको सभी का सामान्य सूत्र याद होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि आपके सामने कुछ इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के अनुसार बताना है कि भाई इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आपको दिया गया है कि Fe2O3 को हम जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पे L2O3 बन रहा है और यहाँ पे जो Fe है वो क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो जब भी क्या होता है किसी यौगिक से क्या होता है कोई तत्व क्या होता है बाहर निकलता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कहीं तत्व क्या हो रहा है यहाँ पे बाहर निकल रहा है और Fe के जगह पे Al चला जा रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया भैया एथिल अल्कोहल का IPSC नाम है। तो आप सभी जानते हैं कि एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है और कार्बन की संख्या 2 है। तो यहाँ पे मेथ एथेनॉल हो जाएगा, OH आता है तो आल जुड़ता है तो एथेनॉल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए 17 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऊर्जा है जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पहला आपको पवन ऊर्जा दिया गया है, दूसरा आपको सौर ऊर्जा दिया गया है, तीसरा आपको कोयला दिया गया है और चौथा आपको जल विद्युत दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही आंसर जो आपको हो जाएगा कोयला आपका क्या होगा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं, देख सकते हैं 18 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पूछ रहा है कि भैया सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा आपको दिया गया है क्लोरोफिल, तीसरा आपको दिया गया है सूर्य का प्रकाश और चौथा आपको दिया गया उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि भाई सुपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको 19 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि भैया मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। पहला आपको मटर दिया गया है, दूसरा आपको चना दिया गया है, तीसरा आपको गुड़हल दिया गया है, चौथा आपको राइजोपस दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने क्या किया था मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने है भैया निम्न में से कौन एक विषम पोषी नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में फफूंद दिया गया, दूसरा में फीताकृमि है, तीसरा में ईस्ट है और चौथा में मनी प्लांट है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मनी प्लांट होता है वो क्या होता है सुपोषी नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चौथा वाला हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आपको दिया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आपको बताना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है, 44 होती है, 46 होती है कि 48 होती है। तो आप जल्दी से जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बताएं। सही आंसर आपका हो जाएगा 46 यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है भैया, क्या दिया गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पहला दिया गया है श्वसन में, दूसरा उत्सर्जन में, तीसरा आपको पाचन में और चौथा पोषण में। तो बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि जो सही आंसर आपका होगा यहाँ पे श्वसन होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आपको समझ में आ गया। चलिए आपके सामने 23 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है। 23 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको कह रहा है कि भैया लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। पहला आपको दिया गया पेप्सिन पाया जाता है, दूसरा आपको दिया गया एमाइलेज पाया जाता है, कि तीसरा आपको दिया गया है ट्रिप्सिन पाया जाता है, कि चौथा आपको दिया है लाइपेज पाया जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ याद रखिएगा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है एमाइलेज जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या होता है लार में पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा या प्रश्न आपको गलत बता दिया होंगे तो प्लीज माफ करेगा और सही उत्तर क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे इसका PDF नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लेकिन वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। पहला आपको दिया गया है 1 होती है, दूसरा आपको दिया गया है 2 होती है, तीसरा आपको 3 दिया गया है, चौथा में 4 दिया गया। तो आप जानते हैं कि भैया मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिएगा 25 नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, अग्नाशय में होता है, वृषण में होता है, यकृत में होता है कि पित्ताशय में होता है। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करिएगा कमेंट सेक्शन
सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको मैंने 24 प्रश्न का उत्तर बता दिया, बस एक प्रश्न मैंने आपको से पूछा है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, ठीक है ना। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। अगर 25 में से 20 प्रश्नों का उत्तर आप लगभग सही दिए होंगे तो मान के चलिए बहुत बढ़िया आपका नंबर आने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसका फ्री में PDF नोट लेना, अगर चाहते हैं लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। PDF नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो नजर आ रहा है, उसको क्लिक करिए, उसको देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, कोई एक पे क्लिक करिए और देखिए, और आपको लाभ जरूर होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।